नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गृह वाटिका लगाकर पाएं पौष्टिक फल और सब्जियां। मछलियों को रोगों से बचाने के उपाय। गृह वाटिका पौष्टिक आहार पाने का एक आसान साधन है जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों एवं फलों को एक सुनियोजित फसल चक्र एवं प्रबंधन करके उगाया जाता है, जिसे आप अपनी छत या घर के पास खाली पड़ी थोड़ी सी जमीन में कर सकते हैं और ताज़ा सब्जियों व फलों को उगाकर रोज की ज़रूरत के हिसाब से पूर्ति कर सकते हैं। तो आप कैसे बनाए गृह वाटिका, इस बारे में जानकारी दे रही हैं भोपाल की विषय विशेषज्ञ नेहा सैनी। पोषण वाटिका, जिसे हम गृह वाटिका, टेरेस गार्डन या जो बालकनी में हम सब्जियों को उगाते हैं, घर के आसपास जो जगह होती है उसका उपयोग करके हम डेली उपयोग में जो सब्जियां उपयोग होती हैं उनको लगाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। पोषण वाटिका क्यों लगाना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले हमें पोषण वाटिका के थ्रू जैविक सब्जियां प्राप्त होती हैं। दूसरा, हमें ताज़ी और गुणवत्ता यूज़, जिसमें हमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, वो सब्जियां मिलती हैं, आसानी से मिलती हैं। घर में लगी है, घर के आसपास लगी, जब उपयोग हुआ तब हम उसको तोड़ के आसानी से उपयोग कर सकते हैं। घर में उगाते हैं तो हमारा एक मनोरंजन का भी काम करता है। हम पोषण वाटिका में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे कि है ना, पत्ते वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, चौलाई की भाजी है, सरसों है, चने की भाजी, इस तरह की हम भाजियाँ भी लगा सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो सब्जियां लगना चाहिए, जैसे अभी हमारे पास ठंड है, ठंड में हम जैसे बैगन है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, मिर्ची है, गाजर है, मटर है, धनिया है। बीज वाली सब्जी में सेम, बल्लर, बरबटी, ये भी लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जियाँ हैं, लौकी, गिलकी, तोरई, ये लगा सकते हैं। कद्दू है, ये लगा सकते हैं। और फलों में जिसमें हम नींबू के, केला, आंवला, अमरूद, जाम, जामुन, इस तरह से जो पौधे हैं उनको हम लगा सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें, छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था हो, वहां पर गृह वाटिका बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां और फलों का उत्पादन देते हैं। सबसे पहले हम स्थान का चयन करते हैं कि हमारा स्थान कैसा होना चाहिए पोषण वाटिका को बनाने के लिए। तो हमारी आवश्यकता कैसी है, हम उस हिसाब से अपने स्थान का चयन करते हैं। हमारे पास अगर जगह उपलब्ध है तो हम ज़मीन पे बनाएंगे, अच्छी जगह रहेगी। अगर जगह नहीं है तो हम उसको बालकनी में भी लगा सकते हैं, स्टैंड गमलों में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास छत है तो हम छत पे भी लगा सकते हैं। वो 250 स्क्वायर फीट की जगह सफिशिएंट होती है 5 लोगों के लिए। फिर क्या क्या ज़रूरतें होती हैं उसमें, जैसे हमारे पास गेती है, फावड़ा है, पानी देने के लिए झारा है, खुरपी है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम उसका अरेंजमेंट करते हैं कि वो भी हमारी व्यवस्थित हो। पोषण वाटिका को बनाने के लिए किचन गार्डन बना रहे हैं हम या टेरेस गार्डन बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है मिट्टी को किस तरह से हम तैयार करें। 3 भाग आपका मिट्टी और 1 भाग गोबर का। अगर ज़्यादा मिट्टी चिकनी है तो उसमें हम 1 भाग रेत का भी मिला के, और उस तरह से हम इस मिट्टी को तैयार करते हैं। और जब भी हम मिट्टी को भरने के लिए या तो गमले में लगा रहे हैं तो गमले में देखें कि वो उसमें पानी निकालने के लिए नीचे जो एक छेद होता है वो हो, प्रॉपर हो। या हमारे पास गमले नहीं है, हम क्यारी बनानी है तो हम क्यारी में भी वो मिट्टी का मेड़ बना के बीच में क्यारी बनाएं और उस तरह से मिट्टी को, वो मिट्टी जो हमने तैयार करी है वो रखें।
और फिर अगर हम उसको, हमारे पास गमले नहीं है, हम जो कैन में लगा रहे हैं, प्लास्टिक ड्रम में लगा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती, तो हम ग्रो बैग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अलग अलग साइज़ के भी आते हैं। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जो हमें पौधे लगाने हैं उसके अनुसार 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो अपनी सुविधा के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बीज हमें एक अधिकृत जो बीज मिलते हैं, प्रचलित दुकान है, वहाँ से हमें बीज का उपयोग लेना चाहिए। और अगर हम रोप लगा रहे हैं तो उसको भी हम नर्सरी से या खुद भी तैयार करके पोषण वाटिका में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब कंटेनर और गमलों में लगे पौधों की समय समय पर देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और गर्मी के मौसम में अधिक, इसलिए नमी कमी दिखने पर ही सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी देने से पहले मिट्टी को 1 इंच तक खरोंच देना चाहिए। पानी जो हम डाल रहे हैं गमले में वो उसमें भरे नहीं, और भरा रहेगा तो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो पानी के निकलने की व्यवस्था भी सही हो। जो धूप है उसके लिए हम है ना ग्रीन सेट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो जालीनुमा रहती है, जिससे ना रोशनी जो आर पार आराम से जा सके और आसानी से उसको पौधे को धूप मिल सके। इनमें है ना हम जैविक खाद का ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो खुद भी तैयार कर सकते हो, और अगर व्यवस्था नहीं बनती है तो मार्केट से, जैसे नर्सरी है, खाद मिलती है अच्छी किस्म की, जो वर्मी कंपोस्ट भी रहती है, कंपोस्ट खाद भी रहती है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं लाके। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व की अवस्था में तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं, तथा जब पत्ते वाली सब्जियां कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई या फिर कटाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई जब लाल हो जाए तब कर लेना चाहिए। भिंडी और बैगन की तुड़ाई जब उनका पूरा आकार में हो लेकिन कोमल रहे तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। पोषण वाटिका से पोषण सुरक्षा और कुपोषण को दूर भी किया जा सकता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो सब्जियां और फल का हमारे पोषण में, हमारी संतुलित थाली में, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई मछली पालन करते हैं, उन्होंने अभी बीते महीनों में मछलियों का संचयन तालाबों में किया होगा, लेकिन सही प्रबंधन के अभाव में मछलियां कई रोगों की चपेट में आ जाती हैं और मरने लगती हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए किसान सही समय पर रोगों की पहचान कर उनकी रोकथाम कैसे करें, तो इस बारे में जानकारी दे रही हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्कार मत्स्य किसानों, आज के कार्यक्रम में आप लोगों को हम बताएंगे कि मछली पालन हेतु कभी कभी बहुत सारे आप रोगों के सामना करना पड़ता है मछली पालन के समय पर, और विशेष करके इस समय यानी बारिश के बाद इस मौसम में मछलियों में रोगों का भी बहुत सारा देखा जाता है कि इस समय मछली रोगग्रस्त होते हैं। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसको एक लक्षण हम लोग कहते हैं कि आपके तालाब में मछली का अलग अलग तरीके का रोग शायद आ चुका है। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार बेहद से रोगजनक जीवाणु और विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या फिर विषाणु आक्रमण करके रोगग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है।
तो अब रोगों के बारे में अगर हम बताते हैं तो पहले शुरू करते हैं बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु रोग। जब आपके मछलियों में पंख या सर गलने लगेगा, अगर आपके शरीर में धीरे धीरे कुछ घाव जैसे कि उजला रंग का कुछ पैचेस आने लगेंगे और उसके साइड में आप देख पाएंगे कि एक लाल रंग का एक हल्का हल्का धीरे धीरे आ रहा है, तो उस तभी आप जीवाणु रोग आना शुरू कर चुका है। तो प्रबंधन के लिए आपको बिना बुझा हुआ चूना अगर आपके पास है तो उसको आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर आप उसको अप्लाई कीजिए और 7 दिन के अंतराल में आप ब्लीचिंग पाउडर आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए 0.5 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में। अगर ऐसे आप उपचार करते हैं स्टॉक मतलब मछली स्टॉक करने के बाद, बैक्टीरिया जितना भी रोग है तो वो कम होगा। साथ ही साथ आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप OTC यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी आप बिल्कुल अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। खाने के दौरान जब आप खाना देते हैं तो वहाँ पर आप प्रति किलो बायोमास के हिसाब से 20 से 25 मिलीग्राम आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का दवाई अगर छिड़क देते हैं, या फिर फ्यूराजोलिडोन जो कि 30 mg प्रति किलो, या फिर और भी अलग अलग एंटीबायोटिक जो भी दुकान में अवेलेबल है वो अगर आप डालते हैं तो बैक्टीरिया रोग से आप मुक्त पा सकते हैं। ड्रॉम्पसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली की धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। हमेशा ध्यान रहे जो कोई भी कंट्रोल, जैसे आप इसको तभी रोकथाम कर सकते अगर आपके पानी का pH 7.5 से 8.5 होता है तो इस समय बेस्ट होता है मछली पालन के लिए। यानी आपका pH को हमेशा आप मेंटेन कीजिए। और नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बैक्टीरियल रोगों के लिए वो है एल्कलिनिटी। मतलब आपके पानी में अगर एल्कलिनिटी का रेंज 100 से घटकर 70 या 80 mg मतलब मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाता है तो उस समय भी ये रोगग्रस्त हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि एल्कलिनिटी आपका 100 से 180 mg प्रति लीटर होना चाहिए, तभी आपको बाकी उपचार करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप बैक्टीरियल डिजीज को रोकथाम कर सकते हैं। आंतरिक परजीवी मछली के आंतरिक अंगों जैसे शरीर गुहा, रक्त नालिका, वृक्क आदि में रोग फैलाते हैं, जबकि बाह्य परजीवी मछली के चर्म, गलफड़ों, पंखों आदि को रोगग्रस्त करते हैं, जैसे ट्राइकोडिनोसिस। ये बीमारी ट्राइकोडिना नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होती है जो मछली के गलफड़ों व शरीर के बाह्य सतह पर रहता है। संक्रमित मछली में भार में कमी होने लगती है। गलफड़ों से अधिक श्लेम प्रभावित होने से श्वसन में कठिनाई होती है और बाद में मछलियां मरने लगती है। और इस समय आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, स्टॉकिंग से पहले आपको पोटेशियम परमंगनेट यानी KMnO4 को आपको अप्लाई करना है 20 mg प्रति लीटर। और वो मान लीजिए आप 30 मिनट तक उसको डिप करके फिर आप अपने तालाब में छोड़ेंगे। फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिप ट्रीटमेंट यानी नमक घोल में। नमक घोल आप रखेंगे 5 ग्राम प्रति लीटर और वो सिर्फ आपको 30 सेकेंड तक ही रखना है। यानी आप 30 सेकेंड तक वो मछली को डुबा के रखेंगे, फिर उसको आप तालाब में छोड़ देंगे। कभी कभी जब पैरासाइटिक रोगग्रस्त होते हैं तो हम लोग फॉर्मेलिन का भी इस्तेमाल करते हैं लगभग 15 से 20 mg प्रति लीटर, और उसको हम रेगुलर मान लीजिए 7-10 दिन के अंतराल में यूज़ करते हैं तो पैरासाइटिक रोगग्रस्त हमको थोड़ा कम होता है। वो तालाब में अगर मछली पालन करते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ज़्यादा खाना दे देते हैं, तो ज़्यादा खाना देने के कारण में नीचे स्तर में वो एक डेट्रिटस फॉर्म हो जाता है जो कि अच्छी बात नहीं है। एक काला एक स्तर पड़ जाता है और उससे क्या होता है बहुत ही खराब गैसेस निकलते हैं और H2S फॉर्मेशन होता है। इसी तरह पानी का आपका जो गुणवत्ता है वो खराब होता है। तो इसी तरह अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीजापुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 65% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होने की संभावना को देखते हुए किसान भाई परिपक्व फसलों की कटाई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों जैसे धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण अधिक होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुआं के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे फसलों में भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों को जमीन में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा में नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पुसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। धान की फसल को पकने की अवस्था में होने पर फसल की कटाई करने के पश्चात 1 से 2 दिनों तक धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। धान की फसल में फूल आने और दाने में दूध भरने की अवस्था में पानी की कमी से उपज में सर्वाधिक नुकसान होता है। जिन खेतों में पर्याप्त मृदा नमी है, वहां किसान भाई सिंचाई न करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बुआई से पहले रात भर के लिए मटर के बीजों को पानी में भिगो कर रखें और बुआई के लिए अंबिका, आदर्श, शुभ्रा, पारस, विकास, प्रकाश आदि किस्मों का उपयोग करें। किसान भाई सरसों की खेती के लिए पूसा जय किसान, पूसा गोल्ड, क्रांति, वरदान, वरुणा और छत्तीसगढ़ सरसों की किस्म का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई बुआई से पहले बीजों को थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जल्दी पकने वाली कुट की फसल परिपक्व हो रही है, अतः आने वाले दिनों में साफ मौसम को देखते हुए इनकी कटाई करें एवं कटाई के पश्चात साफ और सूखे जगहों पर संरक्षित करें। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाव के लिए पूर्ण दूध दोहन करें एवं दोहन के पश्चात अयन एवं थन को जीवाणुनाशक घोल से धो दें। रबी मौसम में बोई जाने वाली दलहनी और तिलहनी फसलों को 15 नवंबर के आसपास बुआई कर लें। इससे कीट व्याधियों का प्रकोप कम से कम होता है। सब्जियों में नर्सरी अवस्था में जड़ गलन होने पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है ग्राम अनंतपुर, जिला सूरजपुर के किसान सुरेश लाल ने। आप दुधारू पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो सुरेश लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है
ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
P18 अन्नदाता mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते